नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में क्योंकि बिहार में सौतन विधवा हो गई, आपने एक पुरानी कहावत है वो सुनी होगी कि मेरा पति जो है वो भले ही मर जाए लेकिन सौतन विधवा होनी चाहिए। और ये मैं कांग्रेस पार्टी के लिए ये कहावत जो है वो यूज कर रहा हूं, यहां पर काम में ले रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद डूबी हुई थी लेकिन वो आरजेडी को विधवा करने में लगी हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। और शक इसलिए नहीं है, मुझे नहीं पता कि राजनीतिक विश्लेषक इसको किस दृष्टि से देखते हैं, लेकिन पिछले एक महीने से जब से चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव की तिथियों की घोषणा की थी तब से जो है वो मैं लगातार ये बात कर रहा हूं कि इस गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी जो है वो कांग्रेस पार्टी होगी। और कांग्रेस पार्टी भले ही जो है वो हम माने या नहीं माने वो आरजेडी को कमजोर करना चाहती है, क्योंकि आरजेडी कमजोर होगी तो अगले चुनाव में 2030 में आरजेडी की जगह जो है वो कांग्रेस पार्टी की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, अपना खोया हुआ वोट बैंक या जमीन हासिल करना। अब उसमें जब हम देखते हैं, क्योंकि जब हम ये कहावत जो है वो यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस के लिए, तो इसका मतलब यह है कि सीधे तौर पर यह जो चुनाव था इस महागठबंधन का वो आरजेडी वर्सेस कांग्रेस था। तो कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तो हासिल भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी ने बहुत कुछ खो दिया। और इतना खो दिया कि आने वाले मुझे लगता है कि 15 से 20 साल आरजेडी को खड़ा होने में लग जाएगा। और आप याद रखिएगा समय के साथ आरजेडी की यही स्थिति, और इससे भी मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा खराब स्थिति में आरजेडी चली जाएगी। तो जब हम आरजेडी के हार के कारणों की समीक्षा करते हैं तो सबसे पहली बात मेरा अगर आप आकलन मैं आपको बताऊं तो मेरा आकलन जो 4 से 6 महीने पहले जो आकलन था उसमें नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी था, और कड़ी टक्कर जो है वो दिखाई दे रही थी कि तेजस्वी यादव कड़ी टक्कर देगा। लेकिन आखिर के जो 4 महीने थे उसमें इतना कुछ बदला कि आरजेडी जो है वो इस स्थिति में पहुंच गई। तो जब हम आरजेडी की कारणों की हार के कारणों की समीक्षा करते हैं कि आरजेडी के हार के कारण क्या थे, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला और बड़ा कारण वो था अनुभव की कमी। इस पूरे चुनाव में साफ तौर से देखने को मिली, जहां 2020 के चुनाव में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। क्यों थी? क्योंकि उस वक्त आरजेडी के पास अनुभवी लीडरशिप थी। अनुभवी लीडरशिप का मतलब लालू प्रसाद यादव उस वक्त सक्रिय थे राजनीति में, वो लगातार जो है वो उस वक्त रैलियां कर रहे थे। और यही एक कारण था कि तेजस्वी यादव आपको पता होगा उप मुख्यमंत्री बन पाए। और तेजस्वी यादव इस चुनाव में अनुभव की कमी के चलते मुझे लगता है कि शायद डिसीजन मेकिंग आरजेडी की उतनी स्ट्रांग नहीं रही जो मैं देख पा रहा था। उसके बाद अगला अगर हम देखें तो नंबर 2, क्योंकि अनुभव की वजह से सारी जो है वो डिसीजन प्रक्रियाएं जो थी आरजेडी की वो गड़बड़ हुई। तो मैं अगर अनुभव को निकाल देता हूं तो फिर सबसे पहली कड़ी में आती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव से जिस तरीके से कहते हैं ना कि एक रिवेंज हो, एक बदला लिया जाए, उस तरीके से बदला लिया है। आप सोचकर देखिए, आपके राज्य में आपके प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आप जिस धर्म से आते हैं, जिस धर्म के आप जो है वो फॉलोवर है वो है हिंदू धर्म। भारत जो है वो हिंदू बाहुल्य है, और ऐसे उस माहौल में अगर आपको राहुल गांधी सावन में फोन करके ये बोले कि मैं आपके घर आ रहा हूं और हम जो है वो मटन बनाएंगे और मटन पार्टी करेंगे, चलो यहां तक भी मैं कहता हूं कि बिल्कुल ठीक है कि जो नॉनवेज खाते हैं वो खाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो जो फोटो थे वो जानबूझकर सोशल मीडिया पे डाले। अब आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म को मानने वाले अगर आप उसमें विश्वसनीयता खो देते हैं तो आपका वोट बैंक जो है
वो आपके हाथ से कैसे कैसे और कब कब निकलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कांग्रेस पार्टी ने, अकेली कांग्रेस ही नहीं, आप देखिए उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को भी वहीं लाकर खड़ा कर दिया, आखिरी पंक्ति के जो है वो आखिरी कतार में, या आखिरी जो व्यक्ति खड़ा होता है वहां लाकर खड़ा कर दिया। जो भी सहयोगी पार्टियां थी, शिवसेना जो कट्टर हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी, उस शिवसेना की क्या दुर्गति हुई है कांग्रेस के साथ जाने के बाद, आप देख सकते हैं। तो 2027 आप याद रखिएगा कि क्या होने वाला है अखिलेश यादव का। तो कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना को निपटा दिया, कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी को निपटा दिया, और कांग्रेस पार्टी अब जो है वो अखिलेश यादव को भी निपटा देगी। हेमंत सोरेन, आप अगर ये मेरे को आप उमर अब्दुल्ला और हेमंत सोरेन की अगर आप बात करोगे, तो हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी को आसपास भी नहीं फटकने दिया। चुनाव प्रक्रिया में अपनी रैलियों में साफ तौर से कहा था कि राहुल गांधी जहां पे कांग्रेस पार्टी की सीटें हैं वहां पर अपनी चुनावी रैलियां करे, महाराष्ट्र देखे, झारखंड की कोई जरूरत नहीं है। और ठीक ऐसे ही उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस पार्टी को कश्मीर घाटी में प्रचार की जरूरत नहीं है, अगर उसको प्रचार करना है तो वो जम्मू में करे। तो राहुल गांधी जम्मू कितनी बार गए आप उठाकर देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कांग्रेस पार्टी से उमर अब्दुल्ला और हेमंत सोरेन कैसे बच गए। और यहां पे तेजस्वी यादव उस ट्रैप में फंस गए। पहले आपको हिंदुत्व विरोधी बनाया, किसने बनाया? राहुल गांधी के अपनी जो सोच थी उससे। आपने राम मंदिर का विरोध किया, आपने जो है वो सावन में मटन खाते हुए जो है वो फोटो वायरल करवाई, और वही एक कारण बना कि धीरे धीरे आप सोचकर देखिए, बहुत बड़े लेवल पे नहीं, अगर छोटे स्तर पर भी अगर उसका असर हुआ होगा तो छोटा असर जो है वो कितना बड़ा असर डाल सकता है। और फिर उसके बाद में जब हम कहते हैं तो आस्था का सर्व सबसे बड़ा पर्व छठी मैया, और छठी मैया के पर्व पे राहुल गांधी ने जबरदस्ती जो है वो स्टेटमेंट दिया जो नहीं देना चाहिए था, कि ये जो है वो छठी मैया का जो पर्व है उस पर नौटंकी और ड्रामा चल रहा था। क्या किसी और धर्म के लिए कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। तो इसलिए मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी पहले से विधवा थी, लेकिन उसने आरजेडी को विधवा करने का सोचा कि मेरी सौतन जो है वो भी विधवा होनी चाहिए। दूसरा, एक आस्था के विषय में, दूसरा जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव के मैसेज का 10 सेकंड में रिप्लाई करता हो, और यह राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है, वो राहुल गांधी तेजस्वी यादव से सीट शेयरिंग पर मुलाकात तक नहीं करता, उससे बात तक नहीं करता। क्या कारण था उसके पीछे? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से क्यों डर रही थी कांग्रेस? डर नहीं रही थी, कांग्रेस पार्टी इस चुनावी जो प्रक्रिया थी उसको जानबूझकर डिरेल कर रही थी। और आप देखिए, यही तेजस्वी यादव, जब मैं ये कहता हूं कि अनुभव की कमी की वजह से राहुल गांधी को गुरदुल्ला बनाने के चक्कर में, अगर आप राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में जो भीड़ इकट्ठा की थी, आरजेडी अगर वो भीड़ अपनी भीड़ वहां नहीं भेजती तो राहुल गांधी उसी वक्त दुम दबा के भाग जाते और आरजेडी की यह स्थिति नहीं होती। तो राहुल गांधी को वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव जो मुद्दों को लेकर चल रहे थे उन मुद्दों से ड्रिल किया और आरजेडी को उसमें लगा दिया वोट चोरी के, वोट चोर गद्दी छोड़। तो उसका असर आपने देख लिया कि हश्र क्या हुआ। समझने के लिए ये बातें जो है वो बहुत गहरी है, क्योंकि आप सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप ये नहीं कह सकते चुनाव आयोग में गड़बड़ियां हैं, आप मुद्दा उठा सकते हैं, एसआईआर की प्रक्रिया पर आप मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन आप वोट चोर गद्दी छोड़ और तू तड़ाक की भाषा में जो है वो देश के प्रधानमंत्री से आप इस तरीके की बात नहीं कर सकते। इससे मैसेज क्या जाता है? और असर देखिए, जब हम हिंदुस्तान की संस्कृति में या सनातन संस्कृति में हम पले बड़े हैं तो हमें हमेशा सिखाया जाता है संगत का असर, और संगत का असर की कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी तो तू तड़ाक से बात करता है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी इसी भाषा में बात करते हैं। तो आरजेडी की कंचना यादव और प्रियंका भारती आप देख लीजिए, और एक समय था जब संजय झा इसको संभालते थे। तो आज स्थिति क्या हुई है? वो भी उसी भाषा में बात करती है, और उससे नीचे के जो तबका है उसमें किस तरीके का मैसेज आता है पार्टी को लेकर, उसकी विचारधारा को लेकर,
आप समझ सकते हैं। और ये जानबूझ के जो है वो आरजेडी को खत्म करने के लिए चीजें शुरू की गई थी। आरजेडी को उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब अखिलेश प्रसाद सिंह, जो इस गठबंधन के बीच की कड़ी थी, उसको हटाने के लिए कृष्णा अल्लावरू को लाया गया, लेकिन तेजस्वी यादव उसको भांप भी नहीं पाया। वो एक खतरे की घंटी थी। अगर तेजस्वी यादव उस खतरे की घंटी को समझ जाता कृष्णा अल्लावरू को लाने का और अखिलेश प्रसाद सिंह को अलग करने का, तो मुझे लगता है कि शायद आरजेडी की यह स्थिति नहीं होती। आरजेडी इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं होती। आरजेडी इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के बजाय अगर एएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी गठबंधन करती, आप देखिए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस गठबंधन से बाहर नहीं निकलता। कांग्रेस पार्टी की वजह से ये दो गठबंधन बाहर निकल गए। ये जो है वो विचार करना पड़ेगा। और यही कांग्रेस, इसी कांग्रेस की वजह से मुकेश सहनी, जिसको जबरदस्ती जो है वो उप मुख्यमंत्री का जो है वो चेहरा बनाया गया। किसी चुनाव में आपने देखा कि उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, लेकिन बनाया गया और असर यह हुआ कि 17% वाला दरी बिछाएगा और 2% वाला उप मुख्यमंत्री बनेगा, 14% वाला मुख्यमंत्री। पूरा चुनाव देखिए आप कि जो परंपरागत वोटर था वो आरजेडी के हाथ से कैसे निकल गया। तो हम तो डूबेंगे, लेकिन सनम आपको साथ लेकर डूबेंगे। और उसी मुकेश सहनी को बेगूसराय के तालाब में राहुल गांधी ने पहले ही डुबो दिया था और वो भी समझ नहीं पाया। अब नहीं समझ पाया तो राजनीति जो है वो अवसरवाद की होती है, और ये एक मौका था तेजस्वी यादव के लिए, और तेजस्वी यादव ने उस मौके को गवा दिया। तो सीट शेयरिंग नहीं होना, फ्रेंडली फाइट होना, लगातार जो है वो कैंपेनिंग से दूर रहना, और तेजस्वी यादव के यही नहीं, मैं आगे इसमें जो है वो अलग तरीके से उसको लूंगा, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें थी जो कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ के की थी। अब कांग्रेस पार्टी तो क्यों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उसी स्थिति में है जो पहले थी, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने आरजेडी को अपने बराबर लाके खड़ा कर दिया। तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी मनमर्जी कर सकती है। फिर उसके बाद में अगर हम आते हैं तो परिवार की अगर हम बात करें तो जहां पर लालू प्रसाद यादव की बात है, तो लालू प्रसाद यादव एक मंजे हुए खिलाड़ी थे, क्योंकि 1997 में जब लालू प्रसाद यादव पहली बार उनको लगा कि वो जेल जाएंगे, तो उन्होंने अपनी पार्टी की कमान, ताकि विरोध में सबर ना उठे और पार्टी हाथ से ना निकले, इसलिए राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। अब उसको लेकर जो है वो अलग अलग प्रतिक्रिया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक राजनीतिक के तौर पर लालू प्रसाद यादव ने वो जो किया उसका यह असर था कि पार्टी हाथ से ना निकले, क्योंकि राबड़ी देवी के नाम से सारी पार्टी जो है वो एकजुट रही। लेकिन 2013 के बाद तेजस्वी यादव आए, और तेजस्वी यादव को कमान देने की वजह से और बाहरी लोगों के इंटरफेयर की वजह से परिवार में जो टूट पड़ी, उसका भी असर जो है वो इस पूरे चुनावी कैंपेन में देखने को मिला। तेज प्रताप यादव पहले ही निकल गए और रोहिणी आचार्य लगातार कार्यकर्ताओं को यह मैसेज दिया कि इस पार्टी और इस परिवार में इस वक्त जो है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और उसके ऊपर परिवारवाद का आरोप। तो परिवारवाद का आरोप जो है वो कहां से आया, अगर आप उसकी भी जड़ देखोगे तो वो भी कांग्रेस पार्टी से ही आया है। तो तीसरा जो बड़ा कारण जो मुझे नजर आया वो था परिवार। और उसके बाद में आप आते हैं मुकेश सहनी, जिसकी मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन से वो निकलकर आया था, वहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मुकेश सहनी ने जो है वो गठबंधन के लिए सीटों पर वो अड़ बैठ गया, तो उस वक्त आरजेडी को चाहिए था कि वो हार्ड बार्गेनिंग करके या तो उसको जो है वो उसी वक्त मामला सेटल करती या फिर उसको गठबंधन से बाहर करती, लेकिन नहीं कर पाए, और ये भी जो है वो इसकी कमजोर कड़ी बनकर निकल कर आई। उसके बाद में आता है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि अगर मुकाबला तेजस्वी वर्सेस नीतीश होता तो फिर कड़ी टक्कर थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और सेहत को लेकर जिस तरीके से टिप्पणियां की कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर, उससे एक जो है वो सिंपैथी जो वोटर था, जिसको यह लगने लगा कि यह शायद नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है, क्योंकि अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनको विदाई किस तरीके से देनी चाहिए।
तो जो लाभार्थी वर्ग था और जिसने लालू प्रसाद यादव का जो है वो शासनकाल देखा था, उस वर्ग ने एक तरफा एक मुश्त जो है वो नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव के लिए वोट किया है। और परिवारवाद का आरोप नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार का बेटा दूर दूर तक राजनीति में दिखाई नहीं देता, और भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। तो तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर, चाहे बुजुर्ग होने के नाते ही, लेकिन नीतीश कुमार को आप जो है वो सरकार की नीतियों के ऊपर घेर सकते हो, आप इस तरीके की टिप्पणियां जो है वो नहीं कर सकते। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, वो कर सकती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे सकती है, लेकिन आप अगर उस कैंपेनिंग का हिस्सा हो तो फिर मुसीबत जो है वो आपके लिए बड़ी है। और ये इस पूरे चुनाव में दिखाई भी दिया। और उसके बाद में अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और एनडीए की जो नीतियां थी, या हम कहें कि जो वादे थे मैनिफेस्टो वाले, हालांकि एनडीए का मैनिफेस्टो बाद में आया, लेकिन कुछ योजनाएं जो चल रही थी उनके काट के लिए इस तरीके के वादे किए गए जो कि नामुमकिन नजर आ रहे थे। तो इतना बढ़ चढ़कर जो है वो वादे नहीं करने चाहिए थे। और उसका दूसरा फैक्टर भी मैं बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने कभी भी तेजस्वी यादव के उस मैनिफेस्टो का सपोर्ट नहीं किया खुले मन से। तो कांग्रेस पार्टी तय करके बैठी थी कि उन्होंने तेजस्वी यादव से बदला लेना है, उसको आगे नहीं जाने देना, क्योंकि विपक्ष में एक अकेला एक ऐसा नेता है राहुल गांधी, जो कई प्रदेशों में कई चुनाव हार चुका है विधानसभा का, और लगातार 3 जो है वो लोकसभा चुनाव हार चुका है, और लगभग राहुल गांधी के खाते में 90 से ज्यादा जो है वो चुनाव हारे हुए हैं। तो जब तक उसके साथ वाले उस विपक्षी गठबंधन में दूसरी पार्टियां चुनाव नहीं हारेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का अस्तित्व है उस गठबंधन में। और जिस दिन अगर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, आप सोचकर देखिए, ममता बनर्जी अगर ये जीतती रहेगी तो एक तरफ असफल राजनेता, तो फिर राहुल गांधी का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा, और राहुल गांधी को कोई बड़ी भूमिका में स्वीकार नहीं करेगा। तो ये भी जो है वो तेजस्वी यादव के लिए जो है वो एक तरीके से ये मैनिफेस्टो जो था वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला था। और उसके बाद में था मुद्दा, जब से वोटराधिकार यात्रा में आरजेडी जो है वो जुड़ी, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं तो हो सकता है आपको ऐसा लगेगा, लेकिन अगर कोई दरबारी पत्रकार जो कांग्रेस पार्टी को फॉलो करता हो, कांग्रेस पार्टी के लिए नैरेटिव तैयार करता हो, उसके लिए कैंपेनिंग करता हो, अगर वो पत्रकार हकीकत बताए कि जो वोटर अधिकार यात्रा 16 दिन जो चली, उसमें या तो मुकेश सहनी वीआईपी के जो है वो कार्यकर्ता थे, या फिर आरजेडी के थे, कांग्रेस पार्टी के नाके बराबर थे, और जो थे वो दूसरे राज्यों से बुलाए गए थे, तो उस यात्रा में जो भीड़ दिखाई दे रही थी वो आरजेडी की थी। तो आरजेडी ने जो है वो नेशनल लेवल पे राहुल गांधी को हाईलाइट कर दिया, तेजस्वी यादव को पीछे कर दिया। तो तेजस्वी यादव के जो मूल मुद्दे थे वहां पर आरजेडी जो है वो भटक गई। अगर तेजस्वी यादव वोटराधिकार यात्रा के बजाय अपनी एक यात्रा निकालते अपने मुद्दों के ऊपर, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोजगारी हो, या फिर कोई दूसरे मुद्दे, पलायन वाला मुद्दा हो, तो मुझे लगता है कि शायद आरजेडी की स्थिति जो है वो अलग होती। तो आरजेडी ने कांग्रेस पार्टी के प्रभाव में आकर हर तरीके से, हर संभव जो प्रयास हारने के लिए एक पार्टी को करना चाहिए, वो सारे प्रयास किए, और यही एक नतीजा रहा कि सीधा जो है वो अर्श से फर्श पर आकर गिर गई। अर्श का मतलब सत्ता में नहीं थी, लेकिन सिंगल राजेश पार्टी थी। और फर्श पे मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि आपका अपोनेंट अगर जेडीयू होती, क्योंकि जेडीयू की सीटें बढ़ने से तेजस्वी यादव को उतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव है। अगले चुनाव में तेजस्वी यादव के पास मौका होता जेडीयू के ऊपर हमला बोलने का, क्योंकि अब नीतीश कुमार नहीं थे, जिनकी छवि सुशासन की थी, जिनकी छवि महिलाओं के लिए एक लाभार्थी वर्ग बनाना और उनको लाभ पहुंचाने की थी। उस स्थिति में तेजस्वी यादव एक विकल्प बनता। लेकिन अगर आपने बीजेपी को मजबूत कर दिया तो आने वाले चुनावों में आपके लिए यह सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस स्ट्राइक रेट से चुनाव जीती है और जिस तरीके से वो उठ खड़ी हुई है, आप देखिएगा नीतीश कुमार शायद ये आखिरी बार मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले दम पर भी चुनाव लड़ेगी तो भी बिहार में चुनाव निकाल कर ले जाएगी,
क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन लड़ने की एक ताकत है, आप उससे लड़ नहीं सकते। और ये कुछ कारण थे जो मुझे लगा कि आरजेडी और तेजस्वी यादव की इस बुरी हार के लिए जिम्मेवार थे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।